नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी ने अपना एक नया नोटिफिकेशन निकाला है एसएससी सीजीएल का। और ये कोई नई बात नहीं है, कैलेंडर पहले से आ जाता है, सारी चीज़ें पता होती है। 24 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है और 24 तारीख से ही इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। हम हर एक बात करेंगे। टोटल पद है 17,727, ये और भी बढ़ने की संभावना है। इसकी आयु के बारे में, योग्यता के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्जाम कैसे होता है, कितने चरण में होता है, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, सारी जानकारी आज हम लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कल मतलब कि 24 तारीख को ही नोटिफिकेशन आया और उसी दिन से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। एसएससी सीजीएल की हम बात कर रहे हैं, तो 24 तारीख से इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और ये 24 अभी चल रहा है जून, तो 24 जून से 24 जुलाई तक आप लोगों का ये फॉर्म भरना, 24 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, लास्ट तारीख का वैसे तो हमें इंतजार नहीं करना है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि 24 तारीख को रात को 11 बजे ये फॉर्म फिल करना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो उससे पहले ही भर लें और लास्ट तारीख तक जाने ही ना दे। स्टार्टिंग के ही कुछ दिनों में आप फॉर्म अप्लाई कर दें। फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो चुका है। अच्छा, इसमें डेट भी दे रखी है कि आप लोगों का जो, देखिए 2 प्रकार से एग्जाम होती है, टीयर 1 और टीयर 2। पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, कुछ इस प्रकार से। टीयर 1 जो है सर, वो सितंबर अक्टूबर 2024 में हो जाएगी और टीयर 2 जिसे हम मेंस भी कहते हैं, वो दिसंबर 2024 में हो जाएगी। एसएससी का सबसे बढ़िया काम लगता है कि इसका कैलेंडर आ जाता है, वैकेंसीज बढ़ती रहती है। आप लास्ट की अगर कोई 2 साल के बीच की अगर कोई वैकेंसीज को उठाएं, चाहे जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, हर एक में आपको वैकेंसीज देखने को मिलती है कि बढ़ रही है। अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी आई है बहुत ज़्यादा है, 17,000 के आसपास तो वैकेंसी आई है, लेकिन ये भी बढ़ सकती है। चलिए आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आयु है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कि ये 2 नंबर जो पॉइंट है, इसको आप अगर नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे तो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर क्या आयु मांगी गई है ये आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये एक डिपार्टमेंट है तो इसकी आयु हो जाएगी सर 20 से 30 साल तक, एज लिमिट जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें अलग से छूट भी होती है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर डिपार्टमेंट है सारी, ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे होता है, ये सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स है और इन डिपार्टमेंट्स की एज यहाँ पर दी हुई है। नॉर्मली अगर हम इसकी एज की बात करें, इसकी वैकेंसीज की बात करें तो 17,727 तो इसकी टोटल वैकेंसी है और बढ़ सकती है, हर बार बढ़ती है। ना भी बढ़े तो ये बहुत है, 17,700 वैकेंसीज। ठीक है, 17,727 वैकेंसी है। और एक बात ध्यान रखें, इसमें जो एजुकेशन क्लास ये होता है, क्वालिफिकेशन आप लोगों का ये अलग अलग होता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा होता है, किसी ने 12th में मैथ्स सब्जेक्ट होता है, किसी का बायो होता है, उसने अलग से, किसी ने बीसीए कर रखा होता है, किसी ने बीएससी कर रखा होता है, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखा होता है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मली प्लेन बीएससी वगैरह भी करते हैं तो आप लोगों के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन होना इंपॉर्टेंट है। चलो ध्यान दो, अगर हम बात करें सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो 1/8/2023 तक आप लोगों का ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है, ग्रेजुएशन आप लोगों का 1/8/2023 से पहले हो जाना चाहिए, या आपका फाइनल रिजल्ट इसके पहले आ जाना चाहिए। आगे अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो 100 रुपये इसकी फीस लगती है और 100 रुपये भी ये सबके लिए नहीं होता है। महिलाएं हो जाए, गर्ल्स जो होती है, या फिर आप लोगों के जो एसटी कैटेगरी होती है, या जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह होते हैं, उन सब के लिए ये फीस होती फ्री होती है। 100 रुपये सिर्फ जनरल कह सकते हैं और ओबीसी बॉयज़ कह सकते हैं, उनके लिए फीस होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगर हम एज लिमिट की यहाँ बात करें तो देखिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज है, मैंने वहाँ बता दिया है। अब जिस पोस्ट के लिए नॉर्मली अगर हम बात करें तो 18 से 27 साल की आयु मांगी जाती है। जिस पोस्ट के लिए 18 से 27 साल की आयु है, वो यहाँ पर दिया गया है कि आपका जन्म इस तारीख से पहले नहीं होना चाहिए, इस तारीख के बाद नहीं होना चाहिए। आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर देख सकते हैं, 2/8/1997 से आप बड़े पहले पैदा नहीं होने चाहिए, 1/8/2006 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग दी गई है। अगर मान लीजिए आपकी 20 साल से 30 साल की आयु है, तो भैया ये वाला आपका इस तारीख से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए। ये एज की बात हो गई है, जिसमें हम अगर रिलैक्सेशन की बात करें एज में, तो एसटी और एससी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की मिलती है, और जाके बाकी जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह होते हैं उनको अलग अलग छूट मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन भी होता है एज में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बता ही चुका हूँ आप लोगों की, बैचलर डिग्री इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बैचलर डिग्री और 12th में मैथ्स सब्जेक्ट है और 60% कम से कम अगर आपका मार्क्स है, तो आप अलग अलग भी भर सकते हैं किसी में फॉर्म,
क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट है। आप रक्षा मंत्रालय हो गया, आपका जो इनकम टैक्स हो जाता है, रेलवे मंत्रालय हो जाता है, जितने भी बड़े बड़े विभाग होते हैं इन सब के अंदर की ये पोस्ट होती है। सीजीएल है ना, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग पोस्ट भी होती है। और अगर नॉर्मली भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसमें हर पोस्ट के बारे में लिखा हुआ है। कंप्लीट नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल परफेक्शन एकेडमी ऑफिशियल नाम पर मैंने डलवा दिया है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। चलिए बाकी अगर आगे बात करें तो यहां पर हमारे सामने आ जाता है, हाँ यही वो है आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि अगर आप सभी पोस्ट के लिए, ऑल अदर जितने भी पोस्ट है उसके लिए अगर आप भरते हैं तो आपको सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर के लिए चाहिए, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए चाहिए, तो आपको स्पेशल यहाँ पर स्टैटिक सब्जेक्ट जो है वो आपके इसमें होना चाहिए। बैचलर डिग्री में जो आपका सब्जेक्ट होता है 5-6 सब्जेक्ट, उसमें स्टैटिक्स का होना बहुत जरूरी है ना। यहाँ पर जैसे कि आप इसमें भी कर सकते हैं। और अगर आप ऑल सारी की सारी पोस्ट को देखें तो आपको नॉर्मली ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें, इसकी हम बात कर ही चुके हैं कि एप्लीकेशन फीस 100 रुपये चाहिए। आपकी वुमन जो होती है, SC ST होती है या PWBD जो होते हैं उनके लिए कोई यहाँ पर फीस नहीं लगती है। आगे अगर हम बात करें तो इसका सिलेबस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस सर इसके 4 सब्जेक्ट मेन होते हैं। पहला होता है सर रीजनिंग, दूसरा होता है GK GS, तीसरा होता है सर आपका मैथ्स और चौथा होता है इंग्लिश। हर एक सब्जेक्ट 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चंस के 50 नंबर होते हैं, मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 25 क्वेश्चन के 50 नंबर, टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन होते हैं। 1 घंटे का समय दिया जाता है और 0.50 नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग प्री मेंस दोनों में होता है। ये प्री का सिलेबस बता रहा हूं मैं, टियर 1 का सिलेबस बता रहा हूं। मैथ्स, रीजनिंग, GK और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट होते हैं। 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 50-50 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 1 घंटा मिलता है और आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। 0.50 यहां पर हर क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। चलिए साथ ही अगर हम बात करें टियर 2 की बात करें तो देखो टियर 2 को इन्होंने बहुत ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, हालांकि इतना है नहीं। टियर 2 में अगर हम बात करें तो अलग अलग यहां पर आपको पेपर 1 पेपर 2 मिलेगा, फिर सेशन 1 सेशन 2 मिलेगा, फिर सेशन के अंदर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मिलेगा। लेकिन सिंपल सा आपको बस ये जानना है कि मैथ्स और रीजनिंग आप लोगों की जो होगी, मैं मेंस की बात कर रहा हूं, जो आपका टियर 2 है उसकी बात कर रहा हूं कि मैथ्स और रीजनिंग 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। 30 और 30 60 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग को मिलाकर आएंगे और 60 में अगर हर क्वेश्चन 3 नंबर का तो 180 नंबर का ये पेपर होता है। और 180 ये जो नंबर होते हैं इसके लिए मिलता है 1 घंटा। 1 घंटे में आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों करने, 60 प्रश्न करने, 60 मिनट है और 180 नंबर आपको मिलेंगे। इसी के साथ ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका आता है सेशन 2। सेशन 2 के लिए आपका पूछा जाता है इंग्लिश और आता है जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो इंग्लिश के आते हैं 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस मतलब GK के आते हैं आपके सामने 25 प्रश्न। इन दोनों को मिलाते हैं तो ये 70 प्रश्न बनते हैं और 70 का 3 में गुणा करेंगे, क्योंकि यहां भी हर एक क्वेश्चन का 3 गुना नंबर होता है, एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 70 में भी 3 का गुणा करेंगे तो ये 210 नंबर का ये सेकंड सेशन वाला पेपर होता है। और इसके लिए भी 1 घंटा ही मिलता है, इसके लिए भी जो समय होता है वो 1 घंटे का होता है। कुल मिलाकर आप लोगों का जो पेपर होता है ना मेंस का, ये होता है 2 घंटे और 15 मिनट का। 1 घंटा मैथ्स रीजनिंग के लिए 60 क्वेश्चन, 1 घंटा इंग्लिश और GK के लिए 70 क्वेश्चन, और अगला होता है कंप्यूटर नॉलेज का जो कि 20 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 60 क्वेश्चन 60 नंबर का ये पेपर होता है। 15 मिनट का समय दिया जाता है। 1 घंटा मैथ्स रीजनिंग, 1 घंटा इंग्लिश GK और 15 मिनट कंप्यूटर के लिए, ये होता है मेंस का पेपर। उसके बाद जो सेशन 3 होता है, इसमें होता है सर आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट, है ना, डेटा एंट्री स्पीड आपका टेस्ट चेक किया जाता है कि आपकी कितनी की आप दबा सकते हो कितने मिनट में, है ना, उसके लिए कंप्यूटर टेस्ट होता है ये। और जो स्टैटिक्स के वगैरह के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए फिर एक अलग से पेपर भी होता है ना, जो 100 नंबर का पेपर होगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, 200 नंबर का ये पेपर होगा। और इसके लिए जो समय मिलेगा सर वो यहां पर मिलेगा 2 घंटे और 40 मिनट का, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए इनके सिलेबस की अगर ऊपर जाते हैं तो सिलेबस हालांकि मैंने सबका लिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन ये सिलेबस ना आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी जाएगी कि यार ये कौन सा टॉपिक है, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो
और मैं ऐसा सोच रहा हूं कि एसएससी सीजीएल के ऊपर एक कंप्लीट सिलेबस के ऊपर हम वीडियो लेकर आते हैं। जो टॉपिक आपको एक्चुअल में पढ़ाए जाते हैं उन टॉपिक का नाम या कोई जो हमारा मेन हेडिंग है उसका नाम कम से कम ये आपको अगर पता चल जाए तो पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाए तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दें। ये आपका टीयर 1 में रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा लगभग। उसके बाद हम टीयर 1 के जनरल नॉलेज की बात करें, मैथ्स की बात करें तो ये इन दोनों का सिलेबस है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इंग्लिश की तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है, इंग्लिश के सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा दिया नहीं रहता है, बेसिक इंग्लिश कह दिया जाता है, सब कुछ पूछ लिया जाता है। हालांकि एसएससी क्या करता है, हर चीज को नाप तोल कर ही पूछता है, जितना उसने सिलेबस में दिया है बाकी सब्जेक्ट्स में उतना ही पूछता है। ऐसा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। टीयर 2 की अगर हम बात करें तो टीयर 2 में देखिएगा ये मैथ्स का सिलेबस है। एक टॉपिक यहां पर डिस्क्राइब कर दिया, देखो अलजेब्रा आएगा, आपका ज्योमेट्री आएगा, मेंसुरेशन आएगा, एक टॉपिक को बता दिया गया है मैथ्स का। उसके बाद अगर हम बात करें तो टीयर 2 का ये रीजनिंग का सिलेबस आ गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि मेंस आया और सिलेबस छोटा पड़ गया। नेक्स्ट आता है सर आप लोगों का जीके जीएस और इंग्लिश। ये जीके और ये इंग्लिश का सिलेबस है। इसका भी हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, वरना इनके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो हम बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, ये कंप्यूटर का भी कंप्लीट सिलेबस है यहाँ पर, और ये स्टैटिक्स का भी सिलेबस है। लेकिन इसका जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन में पूरा देख लें। ये तो मैंने थोड़ा सा इसके साथ ले लिया है, बाकी स्टैटिक्स का जो पूरा सिलेबस है वो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा देखने को। ठीक है, अब एसएससी के लिए हमने अभी क्या किया था, एसएससी फाउंडेशन बैच एक लॉन्च किया था। और इसकी मेन बात यह थी कि हमने एसएससी की आए हुए लगभग सभी 2024 तक के पेपर जो जिसमें मैथ्स रीजनिंग के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो प्रीवियस ईयर होते हैं उनको भी हमने एज ए चैप्टर वाइज सॉल्व करवा दिया। मतलब अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन सीजीएल के, एमटीएस के, सीएचएसएल के, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको इस बैच में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसकी सबसे अच्छी खासियत है। हालांकि ये बैच मुझे अब लगता है कि कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, समय बहुत कम है, 2 महीने का समय है लगभग आपके पास। अगस्त सितंबर में आपका पेपर है, तो 2 घंटे में अगर आप लाइव पढ़ो, लाइव में अपना समय बस वेस्ट ना करके आप रिकॉर्डेड बैच कंप्लीट पढ़ सकते हैं। आपको जो टॉपिक आता है उसका रिविजन कर सकते हैं, जो नहीं आता है वो सीख सकते हैं, और स्पीड बढ़ाकर आप सारी चीज को कवर कर सकते हो। तो 2 महीने हैं आपके पास। जो अब भी तैयारी अगर शुरू करता है, किसी और एग्जाम की तैयारी करते थे अभी तक, और अगर अब आप एसएससी में जा रहे हो तो आप कर सकते हो, कोई अलग नहीं आता है, सेम ही होता है बहुत कुछ। ठीक है, चलिए, ये 599 का कंप्लीट बैच है, 6 महीने इसकी वैलिडिटी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो 399 में कंप्लीट रेलवे फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप मध्य प्रदेश के हैं और एमपी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बैच है 699 का, जो हाल फिलहाल अभी हमने लाइव शुरू किया है, नया बैच है 699 में, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। योद्धा बैच, और इसमें हमने सारे के सारे अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, पटवारी, आबकारी कांस्टेबल और वन रक्षक वगैरह, उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद चैप्टर हम लेने की कोशिश इसमें कर रहे हैं, और चल रहा है ये बैच लाइव। चलिए, बाकी अगर कोई जानकारी है जो मेरे द्वारा नहीं दी गई है, अच्छा एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, ओबीसी, एसटी और एससी, इनका जो सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो सेंट्रल का लगेगा। क्योंकि बहुत सी बार ये प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके कि सर हमारे पास तो ये जाति प्रमाण पत्र है, ये हमारे स्टेट का है, सेंट्रल का है, कौन सा लगेगा? सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोग इससे परेशान हुए थे। ठीक है, और ये जल्दी ही बना लेना, क्योंकि फॉर्म भरते समय शायद आपको इसकी जरूरत लगे। फॉर्म की लास्ट डेट के पहले आप इसको बनवा ही लेना। ठीक है, वेरिफिकेशन में मांगा जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले आप इसको बनवा लें। ठीक है, चलिए, बाकी की और कोई जानकारी हो और अगर मेरे द्वारा नहीं दी गई हो तो कमेंट में मैसेज कर दे, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।